हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ईबी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखो, कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसा जो कभी चेंज ना हो सके, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे अगर मैंने लिखा 5, ठीक है, दिस इज़ अ नंबर 5, मैं इसे 5 कह रही हूँ, आपको मैं बोलूँ ये क्या है, आप भी इसे 5 बोलोगे, कोई भी इसे 5 ही कहेगा, राइट? कुछ और बोलेगा तो दैट इज रॉन्ग। तो दिस इज अ नंबर 5। कोई भी नंबर जो होता है ना, अगर मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 12, तो कोई भी जो नंबर होता है वो मेरे लिए 12 है, आपके लिए 12 है, किसी के लिए भी ये 12 ही है। ये चेंज हो ही नहीं सकता। तो नंबर चेंज नहीं हो सकता ना, तो इसकी अपनी एक वैल्यू है जो कि फिक्स है, वो किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट कहते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को। आई बात समझ में? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इसकी अपनी फिक्स वैल्यू है। न्यूमेरिकल क्यों बोला मैंने? क्योंकि नंबर की बात हो रही है। तो आपको कहीं पर भी अगर 2 नजर आ गया, 5 नजर आ, कोई भी नंबर नजर आया तो आप कह सकते हो ये कांस्टेंट है। क्लियर? कोई भी नंबर आपको दिखेगा तो आप उसे क्या कह सकते हो? वो एक कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट के बाद हम आते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल जो है ना, कांस्टेंट का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? वेरिएबल वर्ड से ही पता चल रहा है, कुछ ऐसा जो वेरी हो रहा है। वेरी क्या होता है? VARY। वेरी का मतलब चेंज, बदलना, है ना? तो समथिंग विच इज चेंजिंग, मैंने इसमें क्या बोला था? कुछ ऐसा जो बदले नहीं कभी भी। अभी यहाँ मैं बोल रही हूँ कि जो चेंज हो मतलब वैरी करे, वैरी मतलब चेंज, राइट? तो वेरिएबल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो चेंज हो सके। जैसे इसमें ना नंबर देखते ही आप कांस्टेंट बता देते हो। वैसे कहीं पे अगर लेटर दिख रहा है, लेटर समझते हो, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट, जैसे मैंने एक्स ले लिया, तो ये एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसको है ना हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मतलब इसको हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी एक्स की वैल्यू मुझे लेना है 4, आप बोलोगे नहीं मैं एक्स की वैल्यू ना 6 लेना चाहता हूँ। कोई और बोलेगा नहीं मेरे को एक्स की वैल्यू ना 3 लेनी है। तो एक्स को ना हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हमारी मर्जी, है ना? जैसा मुझे ज़रूरत है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम एक्स को हमारे हिसाब से वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स जो है ना वो बदल रहा है ना, कभी 4 बन रहा है, कभी वही x6 बन जाता है, कभी x3 बन जाता है। तो चेंज हो रही है उसकी वैल्यू बार बार। तो कहीं पर भी जब आपको लेटर नजर आ रहा है, लेटर मतलब अल्फाबेट, है ना, कहीं m दिख रहा है तो m की वैल्यू मैंने 3 ले ली, किसी ने m की वैल्यू 4 ले ली, कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो कहीं पे भी लेटर दिख रहा है ना, कहीं पे भी अल्फाबेट दिख रहा है, अल्फाबेट ये a से लेके z तक, तो आप समझ जाओ कि वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है? अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वेरिएबल केवल ऐसे एक सिंगल लेटर ही होगा, एक्स होगा, या कहीं भी अगर मान लो आप जेड लिखा हो तो वो एक वेरिएबल है, ऐसा नहीं। ये तो वेरिएबल है पक्का, लेकिन इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन में भी वेरिएबल्स बनते हैं। जैसे कि अगर दो लेटर कंबाइन हो जाए, जैसे एक्स जेड, ये भी एक वेरिएबल है। समझ में आया? एक्स वाई ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है? ए एक्स ये भी एक वेरिएबल है ना? तो ऐसे नहीं होता कि वेरिएबल सिर्फ एक सिंगल होगा ऐसे लेटर, हाँ, कॉम्बिनेशन में भी 3 भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ये भी एक वेरिएबल है। अच्छा, अब मैंने बोला कांस्टेंट पहले बताया, तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल भी कंबाइन हो जाए ना, जैसे कि मैं लिखूँ 2 एक कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, और x उसके साथ मैंने ऐसे ज्वाइन किया 2x, तो 2x भी एक वेरिएबल है। आई बात समझ में? 2x भी एक वेरिएबल है। तो कॉम्बिनेशन में, है ना, जब हम लोग कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। दो वेरिएबल को कंबाइन किया, वो भी एक वेरिएबल है। हाँ, अच्छा, अब मैंने लिखा 2xy, तो ये भी एक वेरिएबल है। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ। देखो, वेरिएबल मतलब आपको कहीं पर भी लेटर नजर आ गया ना, किसी इसमें 3xyz, ये भी एक वेरिएबल है। हाँ, भले ही यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट भी दिख रहा है, लेकिन लेटर भी दिख रहा है ना, तो लेटर दिख रहा है मतलब वो एक वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 3 लिखा है तो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो जब आपको लेटर दिख रहा है तो वो वेरिएबल है, अगर लेटर नहीं दिख रहा है, सिर्फ नंबर दिख रहा है, तो दैट इज अ कांस्टेंट। क्लियर डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल? वेरी इजी। ओके, अब टर्म की बात करते हैं। टर्म क्या होता है? देखो, टर्म बहुत सिंपल है। अगर आपको वेरिएबल समझ में आ गया, अब टर्म तो बहुत ही सिंपल है। टर्म मतलब क्या? ये देखो, कोई भी, जैसे 3 है ना, 3 क्या एक कांस्टेंट है ना, तो ये एक कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म है ये। आई बात समझो? टर्म कुछ नहीं होता, मतलब टर्म मतलब क्या? कोई भी कहीं पे नंबर लिखा हुआ है ना, वो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर कहीं पर एक ये वेरिएबल है एक्स, एक्स एक वेरिएबल है, मैंने बोला ये भी एक टर्म है। आई बात समझे? कॉम्बिनेशन में जो हमने वेरिएबल्स लिखे थे ना, जैसे ये एक वेरिएबल, ये एक टर्म भी कहलाएगा।
आई बात समझ में? ये भी एक टर्म कहलाएगा, ये भी एक टर्म है, हाँ ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल। टर्म मतलब क्या कि कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट को कैसे भी करके लिख दो, बस वो एक टर्म हो गया। अब एक बात बताती हूँ, जैसे मान लो 2x, तो मैंने इसको क्या बोला, ये एक टर्म है। क्या एक वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल भी है, ये एक टर्म भी है। अच्छा, अगर मैंने लिखा 2/x, ये भी एक टर्म है। हाँ, ये अपॉन का मतलब समझते हो ना, डिवीजन, 2/x मैंने लिखा, 2/x। हाँ, ये जो डिवीजन का साइन है इसी को तो अपॉन लिखते हैं ना हम लोग। तो ये तो मतलब प्रोडक्ट समझते हो ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं लिख रही हूँ 2x मतलब 2 × x, 2 × x को ही हम 2x लिख रहे हैं, तो वो एक टर्म है। 2 डिवीजन, यहाँ पे डिवाइड x, 2/x, वो भी एक टर्म है। समझ में आया? तो टर्म है ना, टर्म कैसे किसी भी तरह हम कंबाइन कर सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो वो एक टर्म कहला जाएगा। ठीक है, हाँ प्लस माइनस अभी नहीं लाना है बीच में। हाँ, ऐसे नहीं कि 2 - x एक टर्म है, नहीं, ये मैं आगे समझाऊंगी आपको ना, ये एक टर्म नहीं है, ये 2 टर्म हो गया। पर मैं ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मोनोमियल, बायनोमियल, उसमें और भी चीज़ें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना, प्लस माइनस को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, प्लस माइनस की बात ही मत करो, प्लस माइनस छोड़ के आप जो भी डालो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऐसे डायरेक्ट डालने का मतलब, ऐसे इसका क्या मतलब है बच्चा, a/x। अगर ax मतलब क्या, a × x उसका मतलब होता है। अच्छा, अगर अपॉन में कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे 7/x, इसका मतलब क्या होता है, 7/x, राइट, यही होता है इसका मतलब। तो प्लस माइनस फिलहाल छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही है वो सब क्या है, टर्म है। क्लियर? तो टर्म कैसे लिखते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन में हम कांस्टेंट और वेरिएबल को लिख दें, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर्स, वेरिएबल मतलब कोई भी लेटर्स, किसी भी कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख दें, डिवीजन में लिख दें, मल्टीप्लिकेशन में लिख दें, है ना, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, टर्म कहलाता है। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये सारे टर्म्स जिनकी हम बातें कर रहे हैं ना, तो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हम लें और वो टर्म्स कलेक्ट होकर एक जगह पे सेपरेट हो जाए प्लस या माइनस साइन से। कैसे? देखो, इसमें से हम लोग कुछ टर्म्स लेते हैं, जैसे कि मैं इधर का इरेज कर देती हूँ पार्ट। ठीक है, देखो कोई भी टर्म उठा लेना है, कोई भी अपनी मर्जी से। मैंने एक 2x टर्म है, यहाँ पे 2x टर्म लिया मैंने। हाँ, दूसरा टर्म है 2/, यहाँ पे x की जगह फिलहाल मैं y ले रही हूँ। हाँ, अलग अलग वेरिएबल लेती हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे z ले लेती हूँ। चलो, दूसरा जो टर्म है वो है 2/y, तो 2/y। अब मैंने कहा इसका जो डेफिनेशन है वो कैसे होता है पता है, कलेक्शन हाँ ऑफ टर्म्स, ठीक है, सेपरेटेड मतलब अलग अलग होना, है ना, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो देखो, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, प्लस या माइनस कुछ भी डालो अपने मन से, प्लस डाल दिया मैंने। ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया। अभी 7/z है तो -7z, 7/z है ना, तो 7/z ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये एक और टर्म है, यहाँ पे एक अलग वेरिएबल am ले लेती हूँ, am। हाँ, तो फिर मैंने कहा प्लस am। ठीक है, फिर xyz, तो -xyz। ये देखो क्या कर रही हूँ मैं, बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिखते जा रही हूँ, और ये सारे टर्म्स के बीच बीच में प्लस माइनस ऐसे दे रही हूँ। तो कलेक्शन ऑफ टर्म्स, है ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, है ना, मतलब ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ये सारे टर्म्स को मैंने एक जगह पे लिखा है, लेकिन वो अलग कैसे किया मैंने, प्लस या माइनस, कहीं पे प्लस लगा दिया, कहीं पे माइनस, कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस। आई बात समझ में? मतलब बहुत सारे टर्म्स को एक जगह पे लिखना है, सेपरेट कैसे करना है इस टर्म को एक दूसरे के से। अगर मैं यहाँ प्लस नहीं देती तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन है। अगर कुछ भी नहीं है, XY लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x × y। उसी तरह अगर ये 2x 2y ऐसे कहीं लिखा हुआ है, इसका 2/, इसका मतलब क्या होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको मुझे सेपरेट करना पड़ेगा ना। सेपरेट कैसे किया मैंने, प्लस साइन से सेपरेट कर दिया। आई बात समझ में? तो ये एक कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे हुए हैं जिसको मैंने सेपरेट किया है प्लस या माइनस साइन से, है ना। तो ये वाला था मेरा फर्स्ट टर्म, है ना, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये वाला फिफ्थ टर्म। टोटल कितने टर्म्स नज़र आ रहे हैं मुझे इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? 5 टर्म्स नज़र आ रहे हैं। समझ में आया? तो
ऐसे ही आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हो, ठीक है, 2 भी लिख सकते हो। अब मैंने लिखा 2x + 3y, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 टर्म सेपरेटेड बाय, 2 टर्म कलेक्शन ऑफ टर्म, मतलब 2 टर्म लिखा हुआ है, किस चीज़ से सेपरेट किया हुआ है, प्लस साइन से सेपरेट किया हुआ है, राइट। तो वही मतलब हुआ कि बहुत सारे टर्म्स या कितने भी दो या दो से ज़्यादा टर्म, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म जब हम एक जगह पे लिखते हैं, किससे सेपरेट करते हैं, प्लस या माइनस साइन से, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? ओके। अब आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, चलो देखते हैं। कोई भी टर्म की बात करेंगे, फिर से ध्यान दो। हाँ देखो, पहले हमने टर्म सीख लिया है, अभी टर्म को ही हमने यूज़ करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया ना, राइट। अब उसी तरह टर्म को ही यूज़ करना है फैक्टर्स निकालने के लिए कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने ये 2x ना, पहला टर्म मैंने ले लिया 2x, अब ये टर्म के फैक्टर्स बताने हैं आपको। फैक्टर्स टर्म का बताया जाता है, ठीक है, फैक्टर्स टर्म का बताया जाता है। तो ये टर्म है, मैं पूछ रही हूँ इसके फैक्टर्स बताइए, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करते हैं, देखो ये 2 और x, आप कहोगे ये जो 2x टर्म है ना, इसका 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है x, 2 फैक्टर्स है इसके। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, XYZ, XYZ, माइनस ले लो, माइनस XYZ। मैं पूछूंगी ये इसके कितने फैक्टर्स हैं, आप बोलोगे पहला है पहला है x, फिलहाल मैं माइनस को हटाती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ, YZ, ठीक है। आप बोलो कितने फैक्टर्स हैं इसके, 3 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बोलती हूँ 2x² के कितने फैक्टर्स हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो आप बोलोगे 2, एक x, यहाँ कितने x हैं एक्चुअली में, 2x² लिखा है मैंने, तो कितने x हैं, 2x है ना, नहीं समझा। x² क्या होता है, x × x, 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² बन जाता है। तो यहाँ पे 2x है ना, तो उसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, तो बोलेंगे कि भाई एक 2, एक x और एक x, तो 2x² के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैंने लिखा 4xyz², इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे पहला है 4xyz² है, तो z एक और z, 2 z है, तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, आप बोलोगे 5 फैक्टर्स हैं इसके। सिंपल है ना फैक्टर्स निकालना, बस उसको ब्रेक करते जा रही हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ 10xy², इसके फैक्टर्स बताइए, तो आप क्या बोलोगे, पहला फैक्टर 10, दूसरा x, y, 2 बार y है ना, y² मतलब y × y, एक और y, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी जैसे यहाँ 10xy² है, हाँ, तो बच्चे बोलेंगे पहला फैक्टर 10, दूसरा x, तीसरा y², तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है ये पता है, क्योंकि जब हम फैक्टर निकालते हैं ना, ये वापस से फैक्टराइज नीचे नहीं होना चाहिए। अभी ये y² इसको मैं वापस y ऐसे लिख पा रही हूँ, ब्रेक कर पा रही हूँ ना, वापस मेरा ब्रेक हो रहा है, वापस फैक्टराइज हो रहा है, मतलब वापस ब्रेक कर पा रहे हैं हम लोग उसको। वापस आप ब्रेक नहीं कर पाओ, ऐसा आपको फैक्टर्स निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आपने y किया था, तो वापस हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो 4 फैक्टर्स मेरा करेक्ट आंसर है। और अगर मैं कह दूँ 1 2 3 3 फैक्टर्स, तो ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये 3 फैक्टर्स है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे हुआ, मतलब आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओ, जैसे y² को फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर पा रहे हैं आगे, वैसा नहीं होना चाहिए। वो ऊपर तक ही एक ही बार फैक्टराइज होगा, वो ऐसा नहीं कि आगे भी और फैक्टराइज हो जाए, जैसे ये हो रहा है, तो ये गलत होगा, दिस इज रॉन्ग। क्लियर? तो आप जब फैक्टराइज कर रहे हो, फैक्टर्स निकाल रहे हो, तो आप ऐसे फैक्टर्स निकालो कि इसके बाद फिर से कोई चाहे कि उसको ब्रेक कर पाए तो वो ना हो सके। क्लियर? तो फैक्टर्स वो होता है, कोई भी टर्म के फैक्टर्स निकालने के लिए आप ऐसे करके उसको ब्रेक कर देते हो, और आप कहते हो जितने हैं उसको काउंट करो, 1 2 3 4 फैक्टर्स। क्लियर? 1 2 3 3 फैक्टर्स। क्लियर? ओके। अच्छा, 1 कभी भी किसी भी टर्म का फैक्टर नहीं होता। क्या बोला मैंने? 1 कभी भी किसी भी टर्म का फैक्टर नहीं होता। अभी जैसे मान लो लिखा हुआ है XY, मैं बोलूँगी इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे पहला है x, दूसरा है y। कोई बच्चा बोलेगा इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम अपने मन से 1 डाल देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नंबर नहीं है, तो 1xy है वो, राइट। तो कोई ऐसे बोल
ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, 1 कभी भी फैक्टर नहीं, हम लोग फैक्टर्स में 1 को कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि 1 तो ऐसे भी 1 से सब मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 से सब डिवाइड हो सकता है, तो 1 हम नहीं बोलते कभी भी। हाँ, 1 कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ एनीथिंग, तो आप 1 को फैक्टर मत बोलना। हाँ, कोई अगर यहाँ 1 लिख कर उसमें बोल दे 3 फैक्टर्स 1 2 3, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं इसके, x और y, यानी 2 फैक्टर्स। आई बात समझ में? मैंने 2 बात बताई फैक्टर्स में, पहला कि 1 को कभी भी फैक्टर मत बोलो, और दूसरा जब आप फैक्टराइज कर रहे हो तो वो वापस फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। वही के बार आपने ऊपर फैक्टराइज किया, बस हो गया, उधर ही ऐसा कुछ करो कि भाई उसके आगे फिर से कोई चाहे तो फैक्टराइज ना कर पाए। ठीक है, तो ये आंसर है, वो गलत है। ओके, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स क्या होता है। ठीक है, बाद में ना मैं क्या करूँगी, इसके बाद वाले वीडियो में ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊँगी आपको, तो उसमें फैक्टर्स और भी क्वेश्चन के थ्रू भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ पूरा समझ रहे हैं कि ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। अच्छा, अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, देखो, अगर कोफिशिएंट्स ना 2 तरह का होता है, पहला होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और दूसरा होता है जनरल वाला कोफिशिएंट्स। अब ये दोनों क्या होता है, देखो, न्यूमेरिकल से नंबर मतलब ऐसे वो देख के ही समझा, न्यूमेरिकल मतलब क्या, नंबर। मैंने यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वर्ड एक बार यूज़ किया था, तो कोई भी नंबर, राइट, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, तो कोई भी नंबर की बात हो रही होगी, तो चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3xyz, ये एक टर्म है, तो मैंने कहा ना टर्म के ऊपर ही सब गेम चल रहा है ना। पहले टर्म हमने सीखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने टर्म्स को ही कंबाइन किया था, प्लस और माइनस से सेपरेट करके। फैक्टर्स में हम लोग टर्म की ही बात कर रहे थे कि टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है। अब कोफिशिएंट्स में भी हम टर्म की ही बात करते हैं। तो ये जो टर्म है एक, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। हाँ, NC, मैं ऐसे लिख रही हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सीधा नंबर देखो 3, दिस इज द आंसर, खत्म। ओके, अच्छा, अब मैं बोलती हूँ A2x, ऐसे नहीं है कि नंबर सिर्फ आगे ही रह सकता है, हाँ, बीच में भी, टर्म के बीच में भी नंबर हो सकता है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, अब क्या बोलोगे, 2 हो गया। तो यार है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर, उसका नंबर जो है दैट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मैंने लिखा -4xyz, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, आप क्या बताओगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, -4। ठीक है, नेगेटिव अगर साइन दिया हुआ ना तो आपको माइनस लेना है। हाँ, -4, खत्म, आया समझ में? अच्छा, अगर मैं बोलूँ x2z y, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, आप क्या बताओगे, 2। क्लियर है? अच्छा, बहुत सिंपल है ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मुझे नहीं लगता कुछ डाउट है। अब हम देखते हैं जनरल कोफिशिएंट्स क्या होता है। देखो, अगर मैंने लिखा 3xyz, हाँ, अब देखो जनरल कोफिशिएंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हो चुका है, हम इसकी बात कर रहे हैं। जनरल कोफिशिएंट पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ। जनरल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि आपसे ना स्पेसिफिकली पूछते हैं कि किस चीज़ का आपको बताना है कोफिशिएंट। मैंने बोला x का बताओ, देखो कितना सिंपल है, ये x का पूछा जा रहा है ना, तो इसमें ना इस टर्म में x को छोड़कर बाकी जितना है ना सब उसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जा रहा है, तो क्या क्या है, उसको छोड़कर क्या है, 3yz, दिस इज माई आंसर। क्लियर? मतलब x का कोफिशिएंट इस टर्म में कौन सा है, 3yz। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ 10xy, xy नहीं, अब कुछ अलग लेते हैं, 10mn। हाँ, इसमें आप कोफिशिएंट ऑफ 10 बताइए, 10 का कोफिशिएंट बताइए। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 10 का कोफिशिएंट, तो 10 को छोड़ के बाकी सब mn, आंसर क्या है, mn। आई बात समझ में? जब किसी चीज़ का स्पेसिफिकली कोफिशिएंट पूछा जाता है ना, तो उसको छोड़कर उसमें जो है ना सब दे दो। अच्छा, मैं लिखती हूँ 7xy²। हाँ, अब इसमें आप कोफिशिएंट ऑफ y बताइए। ध्यान देना जरा सा, इसमें y कितनी बार है, 2 बार है ना, y² मतलब 2 बार y है। मैं एक y का पूछ रही हूँ कोफिशिएंट, तो एक y को छोड़कर बाकी सारा, राइट, पर यहाँ तो 2 y है, तो मैं क्या बोलूँगी, 7 तो होगा, y को छोड़कर बाकी सारा x होगा। 2 बार y है ना, यहाँ एक ही y का पूछा गया है, तो एक y हमें लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि उसने एक y का पूछा है, पर यहाँ तो 2 y है। मैंने कहा जिस चीज़ का पूछा जाता है उसको छोड़कर बाकी सारा, तो 7x और एक y, सो दिस इज माई आंसर। क्लियर? तो ऐसे करके, तो आप कैसे करते हो, जिस चीज़ का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़कर बाकी जो भी आपके उस टर्म में अवेलेबल है ना, वो सब उसका आंसर हो जाता है।
क्लियर? सो आई होप आई एम क्लियर। स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू आपको और बेचेस एक्सप्लेन मतलब क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, आप वो देखो। आपको क्वेश्चंस जब आएंगे ना सामने तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।